Hello my dear fans and scholars, welcome back to all of you once again to your own channel Anand the Law Concept ATLC. Friends, today we are going to discuss one more chapter. Chapter number is 23 from the CRPC and the name of the chapter is Evidence in Inquiry and the Trials, जो कि दो पार्ट में है. A पार्ट है मोड ऑफ टेकिंग रिकॉर्डिंग एविडेंसेस, सेकेंड पार्ट है कमीशन को लेकर के. आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे ए पार्ट को, मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग द एविडेंसेस, जो कि कहां से कहां तक है, सेक्शन 272 से लेकर के 283 तक है. सेक्शंस को लिखा है, डिस्क्राइब मैं बुक से करूंगा. आप प्लीज अपना बेयर एक्ट खोलने का कष्ट कीजिएगा ताकि आप बेहतरीन से समझ पाएं, क्योंकि कंटेंट्स काफ़ी लंबे थे, वो आ ना पाते, 2 या 3 बार में मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ता. तो इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप भी साथ में लगे रहेंगे. तो जब फर्स्ट सेक्शन इज 272 लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स. देखिए ये उन कोर्ट्स की बात कर रहा है ये सेक्शन, अदर देन द हाई कोर्ट. ठीक है, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट को छोड़ करके उसकी निचली अदालतों की क्या लैंग्वेज होगी वो 272 बताता है. लैंग्वेज रीड करता हूं आपके सामने. द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन, याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है, टिक में हाई कोर्ट टिक मत मारिएगा. The state government may determine what shall be, for purpose of this code, the language of each code within the state. लास्ट में लिखता है other than the high court. अब सवाल यहाँ से जनरेट ये होता है कि आप मुझे वो सेक्शन या वो आर्टिकल बताइए जहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन किया गया है. ये आज का सवाल है, कमेंट में मेंशन कीजिएगा. नेक्स्ट सेक्शन इज, अब ये लैंग्वेज जो कह रहा था पहले ऊपर मैं बता दूं, इट कैन बी अ रीजनल लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, या फिर कोई अन्य लैंग्वेज जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये पर्याप्त है, ये सही है, वो वही लैंग्वेज चूज करेगा. खैर हम बढ़ते हैं 273 की तरफ. एविडेंसेस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन. देखिए जनरल रूल ये है कि जब भी कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो जिसके खिलाफ लगाया गया आरोप है अक्यूज्ड के प्रेजेंस में होना चाहिए. अब यहां पे अक्यूज्ड की प्रेजेंस का मतलब क्या है ये समझिएगा. अक्यूज्ड की प्रेजेंस से मतलब है उसका स्वयं होना या फिर उसका प्लीडर मतलब या फिर एडवोकेट, जो भी आप समझ रहे हो, उसका होना. मतलब कि उसको उस बात की सूचना मिले कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंसेस दिए जा रहे हैं उसकी प्रेजेंस में. सेक्शन रीड करता हूं आपके लिए. एक्सेप्ट, यहां पे ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, ये पहले ही बोल दिया है कि सिवाय उसके. ऑल द एविडेंसेस टेकन इन कोर्स ऑफ द ट्रायल और द प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड और when his personal attendance is dispensed, जब उसको उसकी पर्सनल अटेंडेंस से छुटकारा दिया गया हो कि ठीक है आप नहीं आना चाहते मत आइए बॉस, ठीक, विद इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, तो फिर उसकी प्लीडर के प्रेजेंस में होना अनिवार्य है. बाई कोर्ट में आप कैसे होंगे, या तो आप स्वयं साक्षात खड़े होंगे या फिर आपका बंदा प्लीडर खड़ा होगा. तो या तो आप हो या फिर आपका प्लीडर हो, अगर आप नहीं हैं तो. ठीक है, ये बात है. देखिए और ये जो सेक्शन है 273, इसके साथ आप पढ़िएगा 317 299. ठीक है, उसमें भी यही बात कही गई है. आप बेरेट को पलट के देख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिए अगर नोट्स बना रहे हो तो 317 299. ठीक, चलिए इसी में प्रोविजो दे रखा है कि वेयर द एविडेंस ऑफ अ वुमेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हु इज एलिज्ड टू हैव बीन सब्जेक्ट टू रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस. मतलब जब कोई महिला किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस, चाहे वो बलात्कार हो या फिर किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं लैंगिक अपराध का है, तो उसमें ये कोशिश की जाएगी कि जो महिला है और जो अपराधी है ठीक है उसका अभियुक्त, सॉरी अपराधी नहीं अभियुक्त, ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा नहीं तो, अभियुक्त का कॉन्फ्रंट फेस टू फेस नहीं होना चाहिए. क्यों रखा गया, वह महिला डर सकती है, पहले से ही वो सदमे में है और सदमे में आ सकती है रिकॉलिंग द मेमोरीज के टाइम में. ठीक, और बिलो द 18 ईयर्स कहा गया इसीलिए.
तो वो तो निश्चित ही यार एक मासूम सी बालिका है, तो वो तो बिल्कुल ही डर जाएगी। और दूसरी बात, हो सकता है अंडर प्रेशर आ जाए, है ना। तो इसलिए चीज़ें क्या की गई कि वो दोनों फेस टू फेस ना होने पाए। प्रोविज़ो है। क्यों प्रोविज़ो दिया गया? क्योंकि ऊपर जनरल रूल ये कह रहा है कि उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, तो यहाँ पे भी प्रेजेंस में होना चाहिए, लेकिन बालिका है, डर जाएगी। इसलिए कोर्ट ऐसे प्रॉपर माध्यमों का उपयोग करेगी कि दोनों का फेस टू फेस ना हो सके, ठीक है। लेकिन वो जो एविडेंसेस देगी उसको अक्यूज्ड पर्सन सुनेगा, समझेगा ये क्या कह रहा है, ये नहीं कि उसको नहीं सुनने को मिलेगा। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। 274 कहता है रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज। मैंने आपको बहुत पहले बताया था इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस होता है। एक बार फिर से मैं उन लिसनर्स, उन व्यूअर्स से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, जस्ट इन 2 वर्ड्स, कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या अंतर होता है। ठीक, अब 274 पढ़ते हैं। रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज, ऑल समन केसेस tried before a magistrate in all the inquiries under the section 145 to लेकर के 148 तक, and in all the proceedings under 446 otherwise than in course of a trial the magistrate shall, यहाँ से important है, underline कर लीजिएगा अगर नहीं लिख रहे हैं तो, the magistrate shall as the examination of each witness proceeds make a memorandum of the substance, make a memorandum, कलर कर लीजिए, of the एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। वह उसका एक मेमोरेंडम तैयार करेगा जो भी उसके पास में आया है। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड ये भी लिखा गया है कि मेमोरेंडम वह खुद बनाएगा, और अगर वो नहीं बना सकता है, सक्षम नहीं है, इनएबल है, तो रीजन रिकॉर्ड करके उसके डायरेक्शन में डिक्टेशन या फिर डायरेक्शन में बनेगा। और लास्ट में वो जाहिर सी बात है, अगर डिक्टेशन इन ओपन कोड करके बना रहा है तो उसको लास्ट में अपने साइन करने पड़ेंगे। समझ में आया बात को? बहुत अच्छी। यही बात नेक्स्ट सेक्शन में कहता है कि ईच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय अ मजिस्ट्रेट एंड शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जाइएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा टेलीग्राम पे जाइएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा और क्या कहते हैं डिस्कशन कॉर्नर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मूव करते हैं 275 की तरफ, रिकॉर्ड इन वारंट केसेस। अभी क्या था? समन केसेस, अब क्या होगा? वारंट केस होगा। मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है, FIR करवा देंगे, वारंट करवा देंगे वाले समझे यहाँ पे। इन ऑल वारंट केसेस tried before a magistrate, the evidence of each witness shall, as his examination proceeds, to be taken down in writing either by the magistrate himself or under his dictation in open court, or where he is unable to write down that particular things, under his direction and superintendence of the officer of the court appointed by him on his behalf। ये सेक्शन कहता है। समझ में आया? क्या कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट भाई साहब स्वयं नहीं लिखते हैं, जनरल रूल के अनुसार उनको स्वयं लिखना है, लेकिन क्या कहा मैंने? लेकिन अगर वो नहीं लिख पाते हैं या फिर वो लिखने में असमर्थ हैं, तो उनके डिक्टेशन के दौरान लिखा जाएगा और उस बंदे के सुपरिटेंडेंस में लिखा जाएगा जिसको उन्होंने स्वयं ही अपने स्थान पर नियुक्त किया। इतना बात समझ में है? बहुत अच्छी बात है। प्रोविजो समझ लेते हैं। दैट एविडेंस ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ये संशोधन था, मैं पहले बता दूं, ये आया है 2009 में, इफेक्टिव हुआ है 2009 से, 31/12 से 2009 से। क्वेश्चन नहीं पूछेगा हालांकि, खैर ये अमेंडमेंट का। ठीक, तो रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस कैसे हो सकता है? ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी हो सकता है। एक केस मैं आपको बता दूं, लिख लीजिएगा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र देसाई के केस में ये कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी एविडेंसेस बाय विटनेस इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड दिया जा सकता है। इतना समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई। 275 का
क्लॉज 2 देखते हैं क्या लिखा है, वेयर द मजिस्ट्रेट कॉजेज द एविडेंस टू बी टेकन डाउन ही शैल रिकॉर्ड अ सर्टिफिकेट दैट एविडेंस कुड नॉट बी टेकन डाउन बाय हिमसेल्फ फॉर द रीजन रिफर्ड। अगर वो स्वयं नहीं लेते हैं तो ऊपर वाली कहानी बता देंगे मैंने क्यों नहीं लिया है। सेक्शन उसका क्लॉज 3 कहता है सच एविडेंस शैल ऑर्डिनरली बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ द नेरेटिव्स। जैसा बोला है वृत्तांत भाव में बोला है उसी वृत्तांत भाव में आप लिख देंगे। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में बना दे कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखेगा मजिस्ट्रेट 275 में या फिर नैरेटिव फॉर्म में लिखेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है नैरेटिव फॉर्म में, वृत्तांतक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बट मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिएशन, डिस्क्रिएशनरी पावर दिया गया है, ठीक है, टू कॉज और टेक डाउन एनी पार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म। अगर मजिस्ट्रेट भाई साहब को लगा कि कुछ चीजें हैं जो मुझे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछी जानी चाहिए, अब जनरल रूल से हट के बात कर रहे हैं। जनरल रूल क्या हुआ, नैरेटिव फॉर्म में लिखेगा। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं, स्पेशल रूल क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख सकता है। इतनी बात समझ में आई, चलिए बहुत अच्छी बात है। चौथा क्लॉज कहता है 275 का, द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। 275 खत्म किया जा चुका है। अब मूव करते हैं 276 की तरफ। 276 भाई साहब कहते क्या है, रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। अभी तक कौन बैठ रहा था, मजिस्ट्रेट, दिमाग में बैठाने का। अब आगे क्योंकि दोनों लिखेगा, वो क्या लिखेगा, मजिस्ट्रेट और द प्रिसाइडिंग जज। तो कोर्ट ऑफ सेशन में मजिस्ट्रेट कहाँ आएगा बॉस, सेशन जज आता है वहाँ पे, असिस्टेंट सेशन जज आता है, एडिशनल सेशन जज आते हैं। तो अब प्रिसाइडिंग जज लिखेगा जहाँ भी, तो वहाँ पे आप मैटर क्या समझेंगे कि वो कोर्ट ऑफ सेशन से चालू हो रहा है, ठीक। लैंग्वेज पढ़ूंगा, खुद समझेंगे बहुत ही सटीक तरीके से, ठीक है। पहला पॉइंट है, इन ऑल द ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स बी टेकन डाउन इन राइटिंग आइदर बाय द प्रिसाइडिंग जज हिमसेल्फ और हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट। ऊपर वाले की तरह पूरी कहानी घटेगी। क्लॉज 2 में क्या करेगा, नैरेटिव फॉर्म में लिखेगा, डिस्क्रिएशन दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखने का। तीसरे में क्या कहेगा कि वो साइन किया जाएगा किसके द्वारा, प्रिसाइडिंग जज के द्वारा। मिला लीजिएगा, सेम एज इट इज है, ठीक है। चलिए अब बात करता है 277, क्या लिखा है यहाँ पे, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। अब जो एविडेंस आ रहा है, अभी यहाँ क्या पढ़ा था, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अब क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, ठीक है। साक्ष्य के अभिलेख की भाषा हिंदी में है। इन एवरी केस वेयर एविडेंस इज टेकन डाउन अंडर सेक्शन 275 या फिर 276, इफ अ विटनेस गिविंग एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट में वो अपना साक्ष्य दे रहे हैं भाई साहब, कौन भाई साहब, ये विटनेस भाई साहब, अगर वो कोर्ट की लैंग्वेज में दे रहे हैं तो उस लैंग्वेज में उसको राइट डाउन किया जाएगा। एक मिनट, इतना बात शायद आपको समझ में आ गई होगी 277 के ए क्लॉज में। बी क्लॉज क्या कहते हैं भाई साहब, बी क्लॉज कहते हैं इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज, अगर वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट के अतिरिक्त किसी भाषा में दे रहा है विटनेस, तो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो उसी लैंग्वेज में उसको नोट किया जाएगा। अन्यथा अगर कोई इस प्रकार की भाषा है जो जिसमें क्या कहते हैं अपशब्दों का प्रयोग है या फिर वो प्रचलित भाषा नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उसका सही ट्रांसलेशन किया जाएगा। और वो ट्रांसलेशन किस भाषा में किया जाएगा, जो कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगी, उसमें तब उसको राइट डाउन किया जाएगा। फिर वही मजिस्ट्रेट या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग जज उस पर साइन करेंगे। इतनी बात समझ में आई, चलिए बहुत अच्छी। क्लॉज सी की तरफ बढ़ते हैं। वेयर अंडर क्लॉज बी, अभी जो ऊपर पढ़ा है,
एविडेंस इज टेकन डाउन इन लैंग्वेज अदर देन द कोड ऑफ द लैंग्वेज, अ ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ देयर ऑफ, उसका ट्रांसलेशन किया लैंग्वेज ऑफ कोड में प्रिपेयर सुन में, ठीक है, उसको फिर वो रिकॉर्ड्स में शामिल कर दिया जाएगा। बस इतना कहता, कोई विशेष नहीं था। अब देखिए प्रोविजो भाई साहब क्या कहते हैं। इंग्लिश के बारे में एक मैंने कहावत बनाई है कि इंग्लिश इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज जस्ट लाइक अ पोटैटो, ठीक है। तो वही ये प्रोविजो भाई साहब कहते हैं। प्रोविजो ये कहता है कि साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा जाता है और न्यायालय की भाषा उसके अनुवाद की किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा नहीं की जाती है। मतलब एविडेंस इंग्लिश में दिया गया है और उसकी कोई अपेक्षा नहीं की जा रही कि कोड ऑफ लैंग्वेज में दिया जाए, तो अनुवाद से अभिमुक्ति होगी। मतलब उसका ट्रांसलेशन करना ही नहीं है, आप अंग्रेजी में जाओ भाई साहब, कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइक अ पोटैटो, किसी भी सब्जी में डाल दो बन जाएगी, ठीक है। ओके 278 पढ़ते हैं अब हम लोग। 278 क्या कहता है? प्रोसीजर इन रिगार्ड्स टू सच एविडेंसेस व्हेन कंप्लीटेड। अब अगर जब एविडेंसेस कंप्लीट कर लिए गए हैं तब क्या होगा? जब ऐसे साक्ष्य पूरे हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया। अब क्या प्रक्रिया होगी सर? दे तो दिया एविडेंस, अरे यार रुक जाओ, वेट कर लो भाई, क्या लिखा है? एज द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस टेकन अंडर 275 276 इज कंप्लीटेड, it shall be read over in the presence of the accused if in attendance or his pleader। अब जो सारे साक्ष्य दिए गए ना वो पढ़ के सुनाया जाएगा, किसको? विटन अक्यूज्ड को, ठीक है, या फिर उसके प्लीडर को। मतलब विटनेस ने अभी दिए भाई, अब अक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाएगा कि महोदय देखिए आपके खिलाफ ये एविडेंसेस आए हैं, ठीक है, और इस प्रकार से हैं। अब वो अगर उसकी पर्सनल अटेंडेंस से उसको निर्मुक्ति नहीं दी गई है तो उसको सुनाया जाएगा, अन्यथा उसके प्लीडर को सुनाया जाएगा, ठीक है। गलत बोल गया शायद ना, उल्टा बोल गया। हाँ, अगर उसको निर्मुक्ति नहीं दी गई है तो उसको सुनाया जाएगा, अगर निर्मुक्त किया जा चुका है उसकी पर्सनल अटेंडेंस से तो उसके प्लीडर को सुनाया जाएगा। जैसे भी हो उसके पास तक सूचना पहुंचे कि भैया तुम्हारे बारे में ये चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अगर विटनेस किसी करेक्शन की बात करता है, ठीक है, तो वो करेक्शन करके फिर से उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। क्लॉज 2 में ये कहता है और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक। इफ द थर्ड क्लॉज कहता है इफ द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इज इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम विच इट हैज बीन रिकॉर्डेड एंड द विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज द कोर्ट शैल इंटरप्रेट टू हिम द लैंग्वेज इन विच। अच्छा देखिए, अगर विटनेस ने किसी और अन्य भाषा में दिया, मान लेते हैं या कहते हैं बंगला भाषा में दिया है हिंदी प्रदेश में आकर के, तो वो बंगला भाषा में उसको ट्रांसलेट कर, मतलब पहले तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे उसके स्टेटमेंट्स को, फिर उसको बंगला में ट्रांसलेट करके उसको सुनाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए यहाँ तक ख़त्म हो जाती है कहानी। बहुत ही नॉर्मल वे में हमारी पैसेंजर एक्सप्रेस बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे 279 की, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू अक्यूज्ड और हिज प्लीडर। क्या कहता है? अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतर सुनाया जाना। जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाए जिसे अभियुक्त नहीं समझता है, अभियुक्त मतलब अक्यूज्ड नहीं समझता है, और वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित है, तब खुले न्यायालय में उसे उस भाषा में उसका भाषांतर सुनाया जाएगा जिसमें वह समझता है। तब उसको ट्रांसलेट करके उस भाषा में बताया, इंटरप्रेटेट करके बताया जाएगा। अभी इंटरप्रेटेटर आएगा, वो अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। इफ द प्लीडर अपीयर्स, अगर उसकी जगह पे प्लीडर है, एंड द एविडेंस इज गिवन इन अ लैंग्वेज अदर देन द कोर्ट एंड नॉट अंडरस्टूड बाय द प्लीडर, द इंटरप्रेटर शुड टेक हिम द वर्ड्स की जिस भाषा में प्लीडर भाई साहब समझें, ठीक है। मतलब पहले में अगर अक्यूज्ड है तो अक्यूज्ड को समझाया जाएगा कि भैया देखो ये चीज़ें हैं। अगर अक्यूज्ड नहीं है, प्लीडर भाई साहब है, तो प्लीडर भाषा समझाया जाएगा। अगर वो कोर्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ कोर्ट के अतिरिक्त है तो, अगर लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में लिखा गया तो प्लीडर भाई साहब से अपेक्षा की जाएगी कि पढ़े लिखे इंसान हो यार, कोर्ट में खड़े हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट कहता है वह डॉक्यूमेंट आर पुट फॉर द पर्पज ऑफ अ फॉर्मल प्रूफ इट शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेटेड एज मच देयर ऑफ एज नेसेसरी। दस्तावेजों को रीत सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिस प्रकार से रीत है रखने की उसी फॉर्मल वे में रखा गया है। यार तो कोर्ट में हो भाई आप, कोर्ट में तो जिस प्रकार से नियमावली चलती है उस प्रकार से अगर सब कुछ हो रहा है तब वहाँ पे इंटरप्रिटेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि टू द बेस्ट ऑफ द जस्टिस किया जाना चाहिए, एंड ऑफ द जस्टिस, तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है। वकील या प्लीडर भाई साहब से अपेक्षा करती है कि भैया देखो
पढ़े लिखे इंसान हो, फुल LLBN हो या 3 years LLBN हो, हालांकि दोनों LLB अपने आप में संतुष्ट होते हैं तो वो दोनों आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 280 की 280 की, रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डेमिन्योर ऑफ द विटनेस। यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे रखा जाता है जज के पास या मजिस्ट्रेट के पास कि भैया सब कुछ जो दिख रहा है आंखों के सामने वो नहीं होगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जो आप देख रहे हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, सुन रहे हैं उस पर विश्वास मत कीजिए। लॉजिक इज द बेसिस ऑफ द ट्रुथ। तो लॉजिक्स पे जाइए, आप उस पर संशय पैदा कीजिए, तभी आपको सत्य मिलेगा। वही बात यहाँ पे आएगी। ठीक है, साइकोलॉजिकल बॉडी लैंग्वेज की बात करेगा। यहाँ पे क्या कहता है, जब पीठासीन, हिंदी में पहले सुन लीजिए, साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां। जब पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्षी अर्थात विटनेस का साक्ष्य अभिलिखित कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है, तब वह साक्षी की परीक्षा किए जाते समय उसकी भावभंगिमाएं, मतलब कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी भाषा के रूप में तैयार करेगा और ज्ञापन में लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा। जस्ट सपोज मजिस्ट्रेट भाई साहब ने पूछा कि आपने 3 बजे मर्डर किया, या विटनेस भाई साहब पूछेगा 3 बजे आपने मर्डर देखा। अब वो 5 मिनट का पॉज लिए और 5 सेकंड पॉज लिया और बोले कि ऐसा लगा उनको देख करके कि कुछ सोच रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट अपना उसमें लिख सकता है कि इसने कुछ सोच के जवाब दिया है, या फिर मुझसे नज़रें मिलाते हुए इसने जवाब नहीं दिया है, या कोई ऐसी जिससे उसको संशय पैदा हो रहा हो उस व्यक्ति पे कि ये सही बात नहीं बोल रहा है, तो वो चीज़ भी हम मेंशन करेंगे एज अ मजिस्ट्रेट या फिर प्रिसाइडिंग जज। इतनी बात समझ में आई। 280 बहुत सिंपल सा था। अब जो भाई साहब आएंगे वो थोड़ा सा लंबे हैं, इसलिए मैं पानी पीना चाहूँगा ताकि गला ना सूखे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता हूँ बीच बीच में। खैर, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड, अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। अभी तक आपने क्या देखा, विटनेस के बारे में हो रहा था, अब अभियुक्त का भी तो एग्जामिनेशन होगा। क्या बात करते हैं सर, उसका कौन सा एग्जामिनेशन? तो भाई साहब देखिए, अभियुक्त भी अपने आप का एक विटनेस होता है। ये बात आप मुझे बताइएगा कि मैं ये बात किस बेसिस पे कह रहा हूँ कि एक अभियुक्त भी अपने खिलाफ विटनेस हो सकता है। खैर, अब जब वो कोई सेक्शन पढ़ता है, wherever the accused is examined by the metropolitan magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused in the language of the court, and such memorandum shall be signed by the कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या सिंपल मजिस्ट्रेट हो, अगर उसने उसके रिकॉर्ड किया है, ठीक है, एग्जामिनेशन के दौरान अक्यूज को, तो उसका मेमोरेंडम तैयार करेगा, साइन करेगा। मान लीजिए 164 में उसने कन्फेशन किया है, बता ही देता हूँ, चलिए काहे आपका दिमाग दौड़ाऊँ। तो 164 में उसने कोई कन्फेशन किया है, तो एग्जामिनेशन तब भी उसका होगा, सॉरी क्या होगा, एग्जामिनेशन नहीं, उसका क्या कहते हैं, हाँ एग्जामिनेशन ही होगा यार। एग्जामिनेशन तब भी उसका करेंगे कि क्या ये सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या किसी दबाव में बोल रहा है, ये मजिस्ट्रेट भाई साहब देखेंगे। ठीक है, एग्जामिन करेंगे उसको। सेकंड पॉइंट में कहते हैं, वेयर एवर द अक्यूज इज एग्जामिन्ड बाय एनी मजिस्ट्रेट अदर देन, जब किसी अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होता है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होगा, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, द होल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। आंसर टू इट शैल बी रिकॉर्डेड फुल्ली बाय द प्रिसाइडिंग जज, और वो जज के द्वारा या फिर प्रिसाइडिंग जज के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं मजिस्ट्रेट या प्रिसाइडिंग जज, ये बात रिपीट कर लीजिए आप, हर सेक्शन में लिखनी है, तो वो किसको नियुक्त करेंगे वो लिखेगा, या डिक्टेशन के तहत लिखा जाएगा, वो लास्ट में साइन करेंगे। ये इतनी कहानी हर सेक्शन में आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट कहता है, थर्ड क्लॉज कहता है इसका, द रिकॉर्ड शैल इफ प्रैक्टिकल इन द लैंग्वेज इन विच द अक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड और इफ नॉट प्रैक्टिकल इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ये कोशिश की जाएगी कि जिस लैंग्वेज में उसको एग्जामिन किया गया वही लैंग्वेज रिकॉर्ड में लिखी जाए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसको ट्रांसलेट किया जाएगा लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में, जो कि परफेक्ट वे ऑफ द रिकॉर्डिंग द एविडेंसेस होता है या फिर विटनेस होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है, द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रेड टू द अक्यूज्ड, वो पढ़ के सुनाया जाएगा। भाई साहब पढ़े लिखे होंगे
तो उनको दिया जाएगा अभियुक्त भाई साहब को। अगर वो नहीं समझते हैं तो उनको उनकी लैंग्वेज में समझाया जाएगा, आप ये पढ़ के समझ सकते हैं भैया, कोई खास नहीं है। 5वां पॉइंट कहता है इट शैल देयर आफ्टर बी साइंड बाय द अक्यूज एंड द मजिस्ट्रेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसा भी केस हो, 275 का होगा तो मजिस्ट्रेट, 276 का होगा तो प्रिसाइडिंग जज। याद कर लो, कोर्ट ऑफ सेशन में कौन बैठता है? जज बैठता है, ठीक है। तो फुल्ली ट्रू अकाउंट ऑन द मजिस्ट्रेट, भाई साहब साइन करेंगे, जैसा भी होगा। कहानी यहाँ पे खत्म करते हैं। सेक्शन सब क्लॉज 6 में जाते हैं। नाउ इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज इन द समरी ट्रायल्स, नथिंग, इसका समरी ट्रायल्स में नहीं अप्लाई किया जाएगा। क्यों? क्योंकि समरी ट्रायल जब पढ़ाऊंगा या अगर पढ़ा रखा होगा तो आप उसमें एक चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? क्योंकि समरी ट्रायल में इतना ज़्यादा प्रोसीजरल चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत शॉर्टकट में चीज़ें निपटाई जाती हैं, इसीलिए कह रहा हूँ वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं अप्लीकेबल होंगी। अब जनरल क्लॉजेज हैं, थोड़े छोटे पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? इंटरप्रिटेड टू बी बाउंड टू इंटरप्रिटेड ट्रूथफुली। अगर आप हिंदी भाषा बोलते हैं, आपको साउथ में बुलाया जाता है और आप साउथ जानते हैं, तो आपकी ड्यूटी बनेगी कि आप जो बोल रहा है उसको उसी प्रकार से क्या करें? ट्रांसलेट करें। अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, कोर्ट में आपके अपने मन से कुछ नहीं चलता है। या तो जो एक्ट में लिखा गया है, प्रोसीजर में लिखा गया उसके अनुसार चलेगा, या फिर जैसा मजिस्ट्रेट या फिर जज कहेगा। अपनी बुद्धि भूल जाओ भैया। 283 क्या कहता है? रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट। ये पढ़ के सुना देता हूँ आपको क्योंकि ये अच्छी है, विशेष नहीं है वैसे। एवरी हाई कोर्ट में बाय जनरल रूल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द एविडेंस ऑफ विटनेस एंड द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज शैल बी टेकन डाउन। मैं आपसे एक बार कहता हूँ कि हर एक हाई कोर्ट का मैनुअल होता है, उसी मैनुअल के अनुसार वो ये बताएगा कि किस प्रकार से एविडेंसेस अतिरिक्त लिए जा सकते हैं, वो रूल फ्रेमिंग करेगा। ये जनरल रूल्स हैं, लेकिन विशेष रूल वो खुद बनाएगा, एग्जामिनेशन का रूल वो खुद बनाएगा। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे ए लिखा है, वहाँ पे बी लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से कहानी द एंड होती है। बी पार्ट में कमीशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।